हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में ईवीएस के यानी पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप जब वीडियो देख लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीटेट या किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। हमारा पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, यानी विद्यार्थियों से इंटरनेट से जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है आपका, श्याम पट पर लिखी गई विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। जीवों को प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो खाद्य श्रृंखला को समझाने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट्स कौन सा होगा, यानी सबसे अच्छा शिक्षण व्यू कौन सा होगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि मछली घर में हवा पंप रखा जाता है, मतलब मछलियों के मछली घर में यानी एक्वेरियम में जो है हवा पंप क्यों रखा जाता है। पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो मछली घर में हवा पंप लगाया जाता है जिससे कि पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में घुली रहे। ठीक है, क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन जो है पानी से ही मिलती है, और अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मछलियाँ मर जाएंगी। तो अधिक ऑक्सीजन को घुलने रहने के लिए हवा पंप लगाया जाता है। ठीक है, किसमें? एक्वेरियम में। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, यानी अंजलि की सहेली जो है उसे बताती है 4 तरीके कि कैसे दांतों को क्षय होने से बचाया जा सकता है। पहला है दिन में 2 बार ब्रश करें। दूसरा ऑप्शन है इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक है, ये तो होता है सजेशन अंजलि की सहेली का, उसको लिखा हुआ है। आगे, अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए, यानी इन 4 तरीकों में से कौन तरीके सही हैं। तो देखिए, दिन में 2 बार ब्रश करना ये सही है। इनेमिल कम होने के लिए ब्रेसेस पहनना ये गलत है। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले ये भी सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें ये भी सही है। यानी आपका जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है, बाकी ए, सी और डी सही है। देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन सही है ए, डी और सी, ये दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से जीवन क्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में होता है, यानी ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधे दोनों में होती है। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण करना, वृद्धि और प्रजनन। तो वृद्धि और प्रजनन ऐसा प्रोसेस है जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में होता है। आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त। लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला। मच्छर डेंगू, लौह गुड़। देखिए, आपका पहला ऑप्शन जो है सही होगा, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। या देखिए, जो मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लीज के काटने से जो है मलेरिया होती है, और एनीमिया में जो है
लौह यानी लौह तत्व की कमी हो जाती है, इसीलिए आपका ऑप्शन पहला सही होगा। बाकी जो ऑप्शन आपके हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी मछली के तैरने योग्य नहीं है, ये गलत है आपका। ऑक्सीजन रहित है, ये भी गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत है। खनिज रहित है, मछलियाँ इसलिए मर जाती हैं क्योंकि वो खनिज रहित हो जाता है। क्योंकि जब हम पानी उबाल देंगे तो क्या होगा, पानी उबाल देंगे तो जितने भी मिनरल्स होते हैं सब गायब हो जाते हैं, यानी जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो खनिज रहित हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो है मछली घर में मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है? तो चांद की सतह पर क्या क्या नहीं है? हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल सतह, तो समतल सतह तो नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत। पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़, पर्याप्त हवा नहीं है, यानी आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा, पानी नहीं है, गहरे गहवर और ऊंचे पहाड़, हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है, तो देखिए आपका जो ऑप्शन है तीसरा ये सही होगा। पानी नहीं है, गहरे गहवर हैं यानी गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। चांद की सतह की सबसे अच्छी तरीके से यही विशेषता करता है कि चांद पर पानी नहीं है, गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। कौन कौन सी सावधानियां हैं? अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पहला पॉइंट है। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, दूसरा। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, सॉरी, तो ये तीसरा है। चौथा है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो ये जो सावधानियां लिखी गई हैं, ठीक है, वो किस बीमारी से संबंधित है, पोस्टर का क्या उद्देश्य है, और मतलब पोस्टर का क्या उद्देश्य है और क्या वो फैलाना चाहता है, किस प्रकार की जागरूकता जो है लोगों में पैदा करना चाहता है। डेंगू, जापानी मस्तिष्क एंसेफेलाइटिस, चेचक, मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू, या डायबिटीज हैजा। ये आई फ्लू, बात वही है, कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन सही? तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, डेंगू और एंसेफेलाइटिस यानी जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो इन सब चीज़ों को जो है अगर हम अपने पास नहीं रहने देंगे, जैसे आसपास अपने पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलर की टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगह पर पानी भरा हुआ है तो उसमें तेल का छिड़काव कर दें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। इन सब का प्रयोग किसके लिए होता है? डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए किया जाता है। अगला है, भारत के समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यहाँ यह विद्यार्थियों को कैसे सहायता करेगा, यानी वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं तो कैसे सहायता करेगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उनको सीखने के लिए, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए, मतलब उनको ले जाया जाता है तो वहाँ पर क्या सीखेंगे? कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा। तो जो कच्छी अधिगम होता है यानी जो कक्षा में पढ़ाया गया है वो वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए बच्चों को जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है, ले जाया गया है। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो पोषण चैप्टर जो है उसका प्रकरण समझाने के लिए
क्या करना चाहिए? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, शामिल करना इंगेज कहलाता है, खोजबीन करना एक्सप्लोर, व्याख्यान करना एक्सप्लेन, विस्तार करना एलोबरेट और मूल्यांकन करना इवेल्युएट कहलाता है। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण के जुड़े 5 ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। ठीक है। 2 दिन के बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए वर्कशीट पर काम करें। शिक्षण द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में से इन 5 ईएस में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसका ऑप्शन जो है आपका पहला सही होगा, चौथा ऑप्शन जो है आपका सही होगा प्रश्न के अनुसार, इंगेज और एक्सप्लोर। इंगेज मतलब होता है शामिल करना और एक्सप्लोर मतलब होता है खोजबीन करना। ये शामिल नहीं है, बाकी जो है आपके शामिल होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयलों के भंडारणों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका चौथा ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। आपने अगर ऑडियो और वीडियो से किसी चीज़ को सीखा होगा तो वो आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न एक बार देख लेते हैं। मतलब जो एक कक्षा है उसका सेक्शन आ है, यानी सेक्शन ए है, पेट्रोलियम और कोयले भंडारणों में रिक्तीकरण प्रकरण को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल के द्वारा उन्हें समझाया जाता है। ठीक है। लेकिन जो बा वर्ग होता है यानी बी सेक्शन होता है उसको ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाता है। तो जो सेक्शन ए है उसे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। तो ऑडियो और वीडियो ऐसा होता है जिसके द्वारा हम अच्छी तरीके से गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा सही होगा। इसमें क्या आप मतलब उत्तर है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक प्रभावी होगी? उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो इसका ऑप्शन आपका दूसरा से होगा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ठीक है। तभी जो बच्चे हैं वो जो औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं वो जो है सुधार कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा तरीका सबसे सही है? तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंक योजना। ये जो होता है संतुलित तरीका होता है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है। और एक कल आपका प्रश्न था, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन कौन से 4 क्रम थे? तो सबसे पहला क्रम क्या था? अवसादन, दूसरा था निस्तारण, तीसरा था निस्यंदन और चौथा था वाष्पन। यानी अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन, ये प्रक्रिया अपनाकर क्रम से रेत और नमक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। और संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। ठीक है। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का
देखिए ये एक वैन आरेख दिया गया है, ठीक है। जो पहला हमारा जो सर्कल है उसमें लिखा गया है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, और दूसरा है जिसमें लिखा गया है पानी में रहने वाले जीव जंतु, और तीसरा है अंडे देने वाले जीव जंतु। तो पूछा गया है ये जो एक्स बना हुआ है इसका मतलब क्या होगा, यानी ये जो जीव होगा इसमें तीनों चीज़ों के गुण पाए जाएंगे, यानी वो ज़मीन पर रहने वाला होगा, पानी में भी रहेगा और अंडे देने वाला होगा। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मगरमच्छ होगा, ईल होगा, सर्प, मीन, शार्क या मछली। तो देखिए मगरमच्छ एक ऐसा है जो कहाँ रहता है, जो पृथ्वी पर भी रहता है और जल में भी रहता है, और क्या करता है, अंडे देता है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें पहला सही होगा। इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सीटेट की तैयारी अच्छे से करने के लिए पर्यावरण अध्ययन और बाल विकास की तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।